दोस्तों, जब हम विशाल ग्रहों जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून की खोज के बारे में सोचते हैं तो अक्सर वॉयेजर मिशन का जिक्र आता है। वॉयेजर 1 और 2 ने ही जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट और सैटर्न के रिंग्स की फेमस तस्वीरें भेजी थीं। लेकिन क्या वे सचमुच वहां जाने वाले पहले अंतरिक्ष यान थे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वॉयेजर से पहले दो ऐसे अंतरिक्ष यान जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, पायनियर 10 और पायनियर 11, इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक ग्रे फ्लैंड्रो ने यह पता लगाया कि हर 176 सालों के बाद पृथ्वी समेत सभी बड़े ग्रह सूरज के एक ही साइड में होते हैं, जिसे ग्रैंड टोर कहा गया। तो अगर ऐसे में किसी यान को भेजा जाता तो वो कम फ्यूल और ग्रहों के बीच की कम दूरी को तय करते हुए उन सभी ग्रहों की स्टडी आसानी से कर सकता है। तो ऐसे में इस मौके का इस्तेमाल करने के लिए 2 मार्च 1972 को पायनियर 10 को भेजा गया और इसके लगभग एक साल बाद पायनियर 11 को 6 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया। इन दोनों प्रोब्स में एलियंस के लिए मैसेज भी भेजे गए। इन्होंने अनजान खतरों का सामना किया और रास्ते का नक्शा बनाया और ये साबित किया कि बाहरी ग्रहों तक पहुंचा जा सकता है। आज के समय के हिसाब से पायनियर 10 और 11 में अच्छे कैमरे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कमाल की तस्वीरें ली, जो आप भी यहां देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहले इंटरस्टेलर मिशन की यात्रा में। तो आपको क्या लगता है, इसरो को भी एक इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहिए? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इनर सोलर सिस्टम मतलब पृथ्वी, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स छोटे, चट्टानी और सूर्य के करीब के ग्रह हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ तक कि सोवियत ने तो 1961 में ही वीनस पर वेनेरा मिशन भेज दिया था। लेकिन मार्स के आगे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जो एक सीमा है जो हमें बाहरी सौरमंडल के ग्रहों से अलग करती है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून जैसे गैस और बर्फ के विशाल ग्रह सूर्य से बहुत दूर। और 1970 के दशक में इन ग्रहों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी। अब यहां पहली प्रॉब्लम थी एस्ट्रॉयड बेल्ट। वैज्ञानिकों को डर था कि यह चट्टानों का विशाल झुंड होगा और यहां यान एस्ट्रॉयड से टकरा सकता है। लेकिन पायनियर 10 बिना किसी नुकसान के बच निकला और बेल्ट के अधिकांश भाग को खाली जगह दिखाया। और इस खोज ने भविष्य के मिशनों के लिए द्वार खोल दिए। अब पायनियर मार्स के आगे जाने वाला पहला प्रोब बन चुका था। इसके बाद 4 दिसंबर 1973 को पायनियर 10 जुपिटर के करीब पहुंचा, जहां इसे जुपिटर के हाई रेडिएशन का सामना करना पड़ा, जो पृथ्वी के आसपास की किसी भी चीज से कहीं अधिक तीव्र थे। जैसे ही पायनियर 10 और करीब पहुंचा, रेडिएशन का लेवल बढ़ गया, जिससे उपकरणों में गड़बड़ी हुई और कंप्यूटर ने गलत सिग्नल भेजे। घंटों तक मिशन कंट्रोल ने अपनी सांस रोक रखी थी, क्योंकि यान उच्च ऊर्जा कणों के तूफान को झेल रहा था। लेकिन पायनियर 10 बच गया और जिसने पहली बार जुपिटर के रेडिएशन की वास्तविक सीमा की मैपिंग की। यह डेटा भविष्य के अंतरिक्ष यान के डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण था। जब पायनियर 10 जुपिटर ग्रह के पास से गुजरा, जिससे हमें इस विशाल ग्रह का पहली बार नजदीक से नजारा देखने का मौका मिला, तस्वीरें धुंधली लेकिन कमाल की थी, जिनमें जुपिटर के घूमते बादलों और ग्रेट रेड स्पॉट को दिखाया गया था। इसने जुपिटर के चंद्रमाओं का भी अध्ययन किया, जिससे संकेत मिला कि वे जटिल उपग्रह हैं, न कि केवल मृत चट्टानें। इसके एक साल बाद पायनियर 11 और भी करीब आया और सबसे तीव्र विकिरण का सामना करते हुए हमें जुपिटर के ध्रुवीय क्षेत्रों का पहला नजारा दिखा। जुपिटर के बाद पायनियर 11 को सैटर्न की ओर भेजा गया। ये एक एक्स्ट्रा मिशन था जिसके सफल होने की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन सितंबर 1979 को यह सैटर्न ग्रह तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। यहाँ एक बड़ी सवाल यह था कि क्या सैटर्न के रिंग्स के पास उड़ान भरना सुरक्षित होगा? वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं इस रिंग में मौजूद चट्टानों से यान डैमेज ना हो जाए। लेकिन पायनियर 11 ने ग्रह और रिंग्स के बीच से उड़ान भरकर यह साबित कर दिया कि रास्ता साफ था, और इसने सैटर्न की कुछ बहुत ही कमाल की तस्वीरें ली। इसके बाद पायनियर 10 ने जून 1983 को नेपट्यून की ऑर्बिट को क्रॉस किया। दोस्तों, वॉयेजर से पहले इन प्रोब में एलियन के लिए मैसेज भेजा गया था। इसमें एक एल्यूमिनियम की डिस्क लगी हुई है, जिसमें एक मैन और एक वुमन की तस्वीर बनी है, और हमारे सोलर सिस्टम के लोकेशन को दिखाया गया है कि अगर कभी ये स्पेसक्राफ्ट किसी एडवांस सभ्यता को मिले तो वो जान पाए कि ये यान कहां से आया है और किसने भेजा है। और अभी पायनियर 10 हमसे 65 लाइट ईयर दूर मौजूद अल्दीबान रेड स्टार की तरफ बढ़ रहा है, जहां पहुंचने में इसे लगभग 20 लाख सालों का समय लग जाएगा।
सोचिए तब तक हमारा क्या होगा। दोस्तों, पायनियर 10 को बाकी दूसरे इंटरस्टेलर मिशन जैसे पायनियर 11 और वॉयेजर 1 और 2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजा गया है, जहां ये 3 यान हीलियोस्फीयर के हेड के डायरेक्शन में गए हैं। वहीं पायनियर 10 इसके टेल की तरफ बढ़ रहा है। फरवरी 1998 पायनियर 10 इंसानों द्वारा भेजा गया सबसे दूर का ऑब्जेक्ट था। इसके बाद वॉयेजर 1 ने इसकी जगह ले ली। इसने लास्ट सिग्नल जनवरी 2003 में भेजा था। उसके बाद से ये यान एलियंस के लिए मैसेज लिए हुए अकेले ही अनंत ब्रह्मांड की यात्रा में निकल चुका है। अब ये पृथ्वी से लगभग 20 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा। आपको क्या लगता है, क्या हमारा मैसेज कभी किसी को मिलेगा? यह वैसा ही है जैसे आप समुद्र के बीचों बीच एक बॉटल में मैसेज लिख के छोड़ दें। दोस्तों, साल था 1977 जब हम इंसानों ने अभी हाल ही में चंद्रमा पर कदम रखा था। तब मोबाइल फोन सपना थे और इंटरनेट नाम का शब्द तो किताबों में भी नहीं था। लेकिन तभी अमेरिका के फ्लोरिडा से एक रॉकेट लॉन्च हुआ और उसमें सवार था इंसान का सबसे दूर का सपना, वॉयेजर 1। तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये यान लॉन्च के कई दशकों बाद भी लोगों की क्यूरियोसिटी की वजह बना रहेगा, क्योंकि इसका मिशन था सौर मंडल के 2 सबसे विशाल ग्रहों जुपिटर और सैटर्न और उनके चंद्रमाओं की स्टडी करना। मगर यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, ये थी एक ऐतिहासिक खोज की शुरुआत। लॉन्च के लगभग 2 साल बाद वॉयेजर ए आखिरकार एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करते हुए सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह तक पहुंच ही गया। यही वो समय था जब हमने एक ऐसे प्लैनेट को देखा जिसने पूरे विज्ञान जगत को हैरान कर दिया और जिसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती थी। ये था जुपिटर। उसके बादलों की घुमावदार धाराएं, उसका लाल तूफान यानी ग्रेट रेड स्पॉट जो इतना बड़ा है कि 3 पृथ्वी उसमें समान जाएं, और उसकी बिजली से भरी आकाशीय हलचलें, सब कुछ पहली बार कैमरे में कैद हुआ। और फिर हमने देखा जुपिटर के चंद्रमा Io को। ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जो बर्फ की तरह ठंडा और जमा हुआ नहीं है, बल्कि आग उगलता है। यहाँ काफी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लावा से बनी झीलें हैं जो लावा उगल रहे हैं, और यह आज भी सौर मंडल का सबसे ज्यादा ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये ग्रहों के बनने के समय में ही आज भी रुका हुआ हो। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद वॉयेजर ने यूरोपा को देखा, एक चंद्रमा जिसकी सतह चिकनी बर्फ से ढकी थी, लेकिन उस बर्फ के नीचे विशाल एक महासागर की संभावना है। क्या वहां जीवन हो सकता है? वॉयेजर ने संकेत दिया, हाँ शायद। और इन्हीं की तलाश में हाल ही में नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन भेजा है, जो 2030 में वहां पहुंचकर पानी और लाइफ का पता लगाएगा। और हाँ, इस यान में वैज्ञानिकों ने दुनिया भर से कई लोगों के नाम लिखकर यूरोपा पर भेजा है, जिसमें हमारा नाम भी शामिल है। तो क्या आपने भी अपना नाम यूरोपा पर भेजा है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके 1 साल बाद नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न की ओर बढ़ा, और वहां जो दिखा वो सबकी कल्पना से परे था। सैटर्न के रिंग्स, अनगिनत पतली बर्फीली रिंग्स जो ग्रह के चारों ओर घूम रही थी। और फिर आया टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा, एक ऐसा चांद जिसका वातावरण मोटी नारंगी धुंध से ढकी हवा, नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन से भरपूर था। और तो और यहाँ लिक्विड मीथेन से बनी लेक्स और नदियों को भी देखा गया। यह संकेत था कि शायद यहाँ जैविक अणु मौजूद हैं और शायद जीवन भी हो। फिर आया 1990, एक ऐतिहासिक पल जब वॉयेजर 1 ने पलटकर पृथ्वी की तस्वीर ली। वो तस्वीर जिसे पैल ब्लू डॉट यानी एक फीका नीला बिंदु के नाम से जाना गया। दोस्तों, सौर मंडल की विशालता में हमारी धरती एक धुंधला बिंदु है, जहां से हम इंसान इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की कोशिश में लगे हैं। कार्ल सेगन ने कहा था, वहीं हमारा घर है, हम सब वहीं हैं। इसके बाद शुरू हुआ वॉयेजर 1 का इंटरस्टेलर मिशन, यानी तारों के बीच की यात्रा। इसका उद्देश्य था सूर्य के प्रभाव क्षेत्र हीलियोस्फीयर से बाहर निकलकर असली इंटरस्टेलर स्पेस का अध्ययन करना। 25 अगस्त 2012 को आखिरकार वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के बाहर चला गया। यह मानव इतिहास का पहला यान बना जिसने इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा। उसने वहां की चुंबकीय तरंगें, प्लाज्मा की गति, घनत्व और कॉस्मिक किरणों की जानकारी दी और बताया वहां कोई ग्रह नहीं, कोई तारा नहीं, सिर्फ अंधकार, सन्नाटा और तारे के बीच की खामोश जगह है। फिर हाल ही में कुछ समय पहले वॉयेजर 1 ने अजीब सिग्नल भेजना शुरू कर दिया।
बहुत लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि वॉयेजर 1 को एलियंस ने हैक कर लिया है और वही उसके थ्रू हमें सिग्नल भेज रहे हैं। लेकिन बाद में नासा ने क्लियर किया कि ये कोई एलियन का भेजा सिग्नल नहीं था, बल्कि वॉयेजर 1 के फ्लाइट डेटा सबसिस्टम के मेमोरी चिप का फॉल्ट था, जिसके कारण ऐसे सिग्नल्स आ रहे थे, जिसे बाद में ठीक भी कर लिया गया था। आज वॉयेजर एक धरती से करीब 24 लाइट आवर की दूरी पर है। इसका सिग्नल आने जाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। ये सिग्नल पृथ्वी पर बने डीप स्पेस नेटवर्क यानी अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित विशाल एंटेना स्टेशनों द्वारा पकड़ा जाता है। लेकिन 2025 के बाद इसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसके रेडियो बंद हो जाएंगे, कैमरे, कंप्यूटर सब चुप हो जाएंगे। वो अब कोई डेटा नहीं भेजेगा, मगर रुकेगा भी नहीं। वो यात्रा करता रहेगा, ऑट क्लाउड पार करेगा, वहां जहां बर्फीले पत्थर सूरज की सीमा के पार तैरते हैं, और फिर वो पहुंच जाएगा इंटरस्टेलर स्पेस के और भी गहरे अंधेरों में। लगभग 40,000 वर्षों बाद वह ग्लीस 445 नामक तारे के पास से गुजरेगा और शायद किसी दिन किसी अन्य सौर प्रणाली के करीब भी जाए, लेकिन इतना करीब नहीं कि वह उसमें समा सके। 1 अरब वर्षों में वॉयेजर 1 लगभग 55,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर चुका होगा, लेकिन फिर भी मिल्की वे आकाशगंगा का सिर्फ 50% ही पार कर पाया होगा। और अगर किसी तारे या ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, तो हो सकता है ये हमारी गैलेक्सी से बाहर पहुंच जाए। तो क्या वॉयेजर 1 किसी को मिलेगा? क्या कोई एलियन सभ्यता उस गोल्डन रिकॉर्ड को सुन पाएगी? शायद हाँ, या शायद वो यूं ही तैरता रहेगा चुपचाप, बिना कोई जवाब पाए। उस डिस्क में आज भी हमारे संदेश हैं, 55 भाषाओं में नमस्ते, पृथ्वी की ध्वनियां, बच्चों की हंसी, समुद्र की लहरें, बाघ की दहाड़ आदि। दोस्तों, दरअसल वो एक टाइम कैप्सूल है, एक संकेत है कि इंसान कभी था और उसने एक बार कोशिश की थी ये जानने की कि उसके सौर मंडल के परे क्या है। दोस्तों, वॉयेजर 1 अब कोई साधारण यान नहीं है। वो हमारी जिज्ञासा है, हमारी आशा है, हमारे डर और सपनों का मेल है। वो अकेला तो है, लेकिन उसमें पूरा मानव इतिहास समाया हुआ है, और अब भी वो खामोशी से अनंत अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो लाइक, कमेंट जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खोज, एक और अद्भुत जानकारी के साथ।